हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का 2024-25 का मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है और आप लोगों का इस वीडियो में साइंस का मॉडल क्वेश्चन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। आप सभी का साइंस का एग्जाम 20 फरवरी 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना सिलेबस कवर करके रिवीजन शुरू कर दीजिए और मॉडल सेट में जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी को पानी पानी कर देना है। बहुत बार मॉडल सेट से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और मॉडल क्वेश्चन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो पूरा रट लेना है। हम लोग ऑब्जेक्टिव को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और इसके बाद में आप लोगों के लिए और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पर आपको 2025 का सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन का भी आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। और 99 टारगेट वाला भी वीडियो बन चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। 31 नंबर से आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसे हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मॉडल क्वेश्चन अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या आप जेक की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी खंड बी 31 से 36 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है, देखिए, प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाएं। 2 यौगिक के नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। साधारण नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक स्रोत बताना है। और दूसरा 2 यौगिक का नाम बताएं जहां पर साधारण नमक को कच्चे माल के जैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये तो नहीं पूछा है लेकिन आप इतना लिखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। आपका मेन क्वेश्चन है साधारण नमक के 2 स्रोत निम्न है। जिससे पहला देखिए समुद्री जल, समुद्र का जल को सुखा देने से जल वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक रह जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा नमक चट्टाने, नमक का बड़ा बड़ा चट्टान होता है जमीन के नीचे, उसको खोद कर निकाला जाता है। तो 2 प्राकृतिक स्रोत याद कर लीजिएगा। साधारण नमक का पहला है समुद्री जल और दूसरा है नमक चट्टाने। उसके बाद देखिए अब हम लोगों को बताना है 2 जहां पर साधारण नमक कच्चे माल के जैसे यूज किया जाता है। तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaHCO3 जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं में साधारण नमक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है, 2 नंबर का है, इसको पूरा रट लेना है। 2 स्रोत समुद्री जल और चट्टान। उसके बाद देखिए यहाँ पर NaOH और NaHCO3 ये 2 जगह साधारण नमक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। 2 कारण बताएं, इस कथन की पुष्टि करें। 2 कारण बताना है, ठीक है। 2 कारण बताना है क्यों कार्बन यौगिक की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। हमारे चारों ओर आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब कार्बन से बना हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए 2 कारण जिससे कि कार्बन यौगिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला कार्बन का श्रृंखलन गुण, पहला कारण है कार्बन का श्रृंखलन गुण, यानी कि कार्बन चेन बना सकता है, बहुत लंबा चेन बना सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो कारण है कार्बन का चतुस्संयोजकता, कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, जिसके कारण किसी के साथ भी कार्बन जो है बॉन्डिंग बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये 2 कारण याद कर लीजिएगा। पहला है कार्बन का श्रृंखलन गुण और दूसरा कार्बन का चतुस्संयोजकता। ये 2 गुण है जिसके कारण कार्बन का यौगिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर में ही और करके और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है? इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट को लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसीलिए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल को हम लोग क्षारीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट से हम लोग ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर इथेनोइक अम्ल बन जाएगा CH3COOH प्लस H2O। अब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीकरण एजेंट है, आप दोनों का नाम लिखिए या दोनों में से एक का नाम लिखिएगा तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट पहला KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई भी एक को आप लिख लीजिएगा, K2CrO2, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, वैसे तो आप लोग 10 क्लास में पता ही होगा कि यहाँ पर देखिए 32 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है दोनों में से एक को बनाना है, या तो ऊपर का बनाइए या तो नीचे का बनाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं मॉडल क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आपको जो इजी लगेगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों ही याद कर लेना, याद तो करना है आपको, दोनों मॉडल क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन याद करना है, लेकिन परीक्षा में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो दोनों में से एक को ही आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मध्यम क्रियाशील वाली एक धातु का नाम बताइए तथा सल्फर अयस्क से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए जिंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है Zn, एक मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातु है। जिंक को इसके सल्फाइड अयस्क से निकालने के 3 मुख्य चरण निम्न है, पहला भर्जन, दूसरा निस्तापन, तीसरा अपचयन। बहुत ईजी है, याद कर लीजिएगा। 3 चरण कौन है? भर्जन, निस्तापन और अपचयन। और वह मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन है? जिंक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट बाहर कैसे निकालते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए उत्सर्जन किसी जीव के शरीर से उपापचय गतिविधियों और ऊर्जा के उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह सभी प्रकार के जीवन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। आगे देखिए, चूंकि एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, इसलिए उनके अपशिष्ट पदार्थ विसरण की प्रक्रिया द्वारा सीधे कोशिका झिल्ली के माध्यम से हटा दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। प्रत्येक के 2 कार्य लिखें। 2 कार्य लिखना है। पहला देखिए ए नंबर, वृषण यानी कि टेस्टिस, और दूसरा अंडाशय। 2 कार्य लिखना है। या देखिए या किया हुआ है यहाँ पर, यानी कि दोनों में से एक का आंसर देना है। लेकिन आपको अभी, क्योंकि एग्जाम में आप बैठे नहीं हैं अभी, आपको दोनों याद करना पड़ेगा। क्या पता दोनों में से एक आ जाए, ठीक है। कौन आएगा नहीं पता, इसलिए अभी दोनों को याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों में से एक को ही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए और में दिया हुआ है, मानव प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा, पहला प्लेसेंटा और दूसरा फिलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, वृषण और अंडाशय प्रत्येक के 2 कार्य। यहाँ पर देखिए वृषण के कार्य, पहला यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है। शुक्राणु बनता है वृषण में, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, दूसरा कार्य
यह नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। नर लिंग हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उसको कौन स्रावित करता है? वृषण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अंडाशय का कार्य। अंडाशय का कार्य क्या है? देखिए, यह मादा अंडाणुओं की उत्पत्ति करता है। अंडाशय क्या करता है? यह मादा अंडाणुओं की उत्पत्ति करता है। फिर देखिए दूसरा कार्य, यह मादा लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। मादा लिंग हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। तो इसको कौन उत्पन्न करता है? अंडाशय। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर स्रावित होगा, स्रावित। ठीक है, स्रावित स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्रावित इस तरीके से होता है, स्रावित। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, प्लेसेंटा का कार्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा का कार्य। प्लेसेंटा का क्या कार्य? देखिए, प्लेसेंटा भ्रूण को उसके जन्म तक पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। प्लेसेंटा भ्रूण को यानी कि बच्चे को जन्म तक पोषण देने का काम करता है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिलोपियन ट्यूब का कार्य। फिलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, अंडाशय से परिपक्व डिंब को इकट्ठा करना और निषेचित डिंब को आरोपण के लिए गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करना। किसका काम है? फिलोपियन ट्यूब का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 35 का मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को। 36 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारणों की सूची बनाएं। हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए कौन जिम्मेदार है? 2 कारण बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, हमें वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि पहला देखिए, वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। दूसरा देखिए, वन वर्षा में सहायक हैं तथा जलवायु का अनुरक्षण करते हैं। फिर देखिए तीसरा, वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। यह वन्य प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। हमें वनों में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि देखिए, पहला, वन्य प्राणियों का संरक्षण जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। फिर देखिए दूसरा, वन्य प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इनके रहने से पर्यावरण का संतुलन कायम रहता है। वहीं पर देखिए अगला, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारण निम्न है। पहला देखिए, जनसंख्या में वृद्धि और दूसरा शहरीकरण व औद्योगिकीकरण। वैसे तो और भी कारण है लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2 कारण पूछा गया है, तो हम लोग सिर्फ 2 कारण ही लिखेंगे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है ACME क्लासेस। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर अभी 5 जनवरी से डेली चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पर टेस्ट चलेगा। आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा ACME क्लासेस यूट्यूब चैनल का, तो जाकर आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और अच्छा हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेक्शन C की ओर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 37 से 42 लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, 2 ग्राम लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा? थोड़ी देर उसको हम लोग धूप में रख देंगे तो क्या होगा बताना है। इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। रासायनिक समीकरण भी लिखना है। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार भी बताना है, ठीक है, प्रकार की पहचान करें कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl
थोड़ा ग्रे या काले रंग में बदल जाएगा, थोड़ा सा ग्रे रंग का हो जाएगा या काले रंग का हो जाएगा। प्रकाश से निकलने वाली ऊर्जा के कारण यौगिक सिल्वर और क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2AgCl, धूप में रखेंगे इसको, यहाँ पर उष्मा देंगे हम लोग, उष्मा देंगे, यहाँ पर उष्मा देंगे तो बन जाएगा Ag + Cl, 2Ag + Cl2। ठीक है, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, जरूरी है। अगर देखिए यह अभिक्रिया एक फोटोकेमिकल अपघटन है, फोटोकेमिकल अपघटन है, यह अभिक्रिया एक फोटोकेमिकल अपघटन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 37 नंबर का ही और करके दिया हुआ है, या करके दिया हुआ है। देखिए अपघटन अभिक्रिया शब्द को परिभाषित करें, तापीय अपघटन और वैद्युत अपघटनीय अपघटन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, अपघटन अभिक्रिया, देखिए अपघटन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। इसमें एक यौगिक दो या ज़्यादा तत्वों या नए यौगिकों में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। सिंपल है। और एक उदाहरण भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उदाहरण में आप लोग जो ऊपर हमने देखा इसको सेम टू सेम आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए AgCl, धूप में रखेंगे तो Ag + Cl2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्लोरीन को इक्वल करने के लिए, और यहाँ पर Ag को इक्वल करने के लिए 2 लिख देंगे। ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 बार काम आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तापीय अपघटन और विद्युत अपघटनीय अपघटन का उदाहरण भी लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, तापीय अपघटन का उदाहरण यहाँ पर देखिए CaCO3 को उष्मा देंगे, हीट करेंगे तो CaO + CO2 में टूट जाएगा। उसके बाद देखिए वैद्युत अपघटनीय अपघटन का उदाहरण, यहाँ पर पानी को हम लोग नॉर्मल विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 2H2 + ऑक्सीजन O2, ये दोनों एग्जाम्पल को, उदाहरण को याद कर लीजिएगा। 37 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तापीय अपघटन होगा। ठीक है, तापीय अपघटन, यहाँ पर उपघटन हो गया, उसको अपघटन लिखिएगा आप लोग, अपघटन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर 38 नंबर देखिए, क्रमशः तनु HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन युक्त 2 परखनलियों A और B में नीला लिटमस विलयन डाला जाता है। किस परखनली में रंग परिवर्तन देखा जाएगा? रंग परिवर्तन बताएं और उसका कारण बताएं। किस रंग का होगा और कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए टेस्ट ट्यूब A में तनु HCl है, ये क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है, अम्ल है। और टेस्ट ट्यूब B में क्या है? तनु NaOH, ये क्या है? क्षार है, क्षार है। दोनों टेस्ट ट्यूब में नीला लिटमस घोल डालने पर टेस्ट ट्यूब A का रंग नीले से लाल हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब A यानी कि HCl, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो लाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए है, कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि HCl अम्ल है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। इतना सा आपको लिखना पड़ेगा 38 नंबर में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं। चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, साबुन के अणु सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखलन या लंबी श्रृंखलन, ठीक है, यहाँ पर न लगा दीजिएगा, लंबी श्रृंखलन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं। साबुन का अयानिक भाग जल में
घुल जाता है एवं कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन का अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन तैयार होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक मिसेल का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तेल का बूंद है, तेल का बूंद यानी कि इसको हम लोग गंदगी मान सकते हैं, ठीक है, तेल का बूंद। अब यहाँ पर देखिए सोडियम इस तरीके से यहाँ पर बनाएगा, इसको हम लोग मिसेल कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्पी लक्षणों वाले जोड़ों का संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल एवं हरे कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई बीजों वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई बीजों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और पाया कि क नंबर देखिए, क नंबर देखिए क नंबर देखिए पहली पीढ़ी के सभी पौधे गोल और पीले बीजों वाले थे। इससे पता चलता है कि बीज का गोल आकार और पीला रंग प्रभावी लक्षण है। फिर देखिए ख नंबर, मगर जब पहली पीढ़ी से प्राप्त गोल और पीले बीजों वाले पौधों के बीच संस्करण कराया गया तो विभिन्न अनुपात में कुछ पौधे गोल और पीले, कुछ गोल और हरे, कुछ झुर्रीदार और पीले तथा कुछ झुर्रीदार तथा हरे बीजों वाले पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसके कारण संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक डायग्राम भी बनाना है। ये वाला डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ऊपर जो लिखा वो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, डायग्राम बनाइएगा, इससे 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसा कलर आपको करने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख दीजिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोल हरा, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिख सकते हैं रिंकल मतलब झुर्रीदार, येलो मतलब पीला, इस तरीके से। और नीचे आपको ये वाला डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए F1 क्या आया, गोल आया, पीला आया, गोल पीला को फिर से F1 को हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो इस तरीके से रेशियो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9:3:3:1 रेशियो में ये वाला आ जाएगा। तो इसको आपको पूरा डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लेना है, ठीक है, ताकि नंबर 1 भी ना करे। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि 15 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट यानी कि विभवांतर 3 वोल्ट है तो परिपथ में धारा और 10 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट यानी कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 चीज़ निकालना है, पहला परिपथ में धारा निकालना है और 10 ओम वाला प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 41 नंबर इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, आप देख सकते हैं R1 R2 R3। R1 का यहाँ पर प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरा का है 15 ओम, तीसरा का है 20 ओम। यहाँ पर देखिए R2 का जो है विभवांतर दिया हुआ है 3 वोल्ट। यहाँ पर देखिए R2 यहाँ पर है V = 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। V2 तो यहाँ पर देखिए V2 = IR2 होगा। कैसे, देखिए V = IR होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसका दिया हुआ है मान, R2 का, ठीक है, R2 का, यानी कि V2 का वैल्यू दिया हुआ है
V2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग V2 से निकालेंगे I का वैल्यू। V2 इज इक्वल टू IR2। अब I यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, धारा का मान हो जाएगा, R इधर चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा R2, ठीक है, यहाँ पर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो V2/R2 हो जाएगा। V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। V2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके बाद R2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है? 15 ओम। तो नीचे 15 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे तो 1/5 आएगा। इसको सोल्व कर देंगे जो 0.2 एम्पियर आएगा विद्युत धारा का मान। फिर देखिए यहाँ पर 10 ओम का विभवांतर ज्ञात करना है। 10 ओम किस में है? पहला वाला प्रतिरोध में। पहला वाला यानी कि V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? V1 का वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओम का नियम। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख लेना है, V1 यानी कि 10 ओम प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। V1 बराबर IR1, ये ओम का नियम से है, ठीक है। V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर देखिए V1 का वैल्यू निकालेंगे तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 अभी निकाल लें तो 0.2 लिख देंगे। फिर R का वैल्यू 10 है। यहाँ पर देखिए R का वैल्यू कितना है? प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। 10 ओम को गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 0.2 गुना 10 हो जाएगा 2.0। इसको सिंपली सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 0.0 को लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.0 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला यहाँ पर 41 नंबर में और करके और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को दोनों प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन एग्जाम में दोनों में से एक ही आप लोगों को बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 ओम है, 10 ओम है और 15 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और संयोजन 30 वोल्ट कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 30 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है? बैटरी से मिल रहा है। सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर जुड़े हुए हैं, एमीटर भी है, वोल्टमीटर भी है। सभी उपकरणों को उचित क्रम में जोड़ने वाला एक सर्किट आरेख बनाएं। सर्किट आरेख बनाना है और देखिए 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और विभवांतर निकालना है। 10 ओम प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसको निकालना है और विभवांतर भी निकालना है। थोड़ा सा ऊपर वाला जैसे ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, आरेख बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं की है, यहाँ पर बैटरी है 30 वोल्ट का, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है और यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। पहला है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा है 15 ओम का। ये डायग्राम बनाना है, इससे आपको आधा नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में है तो सिंपल सबको जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर R एवरेज निकल जाएगा हमारा 30 ओम। फिर देखिए नीचे ओम का नियम से, ओम्स लॉ से, ओम का नियम से V = IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इसको V = IR भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए I का वैल्यू निकालेंगे तो R नीचे आ जाएगा, ठीक है, गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर I = V/R। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 वोल्ट। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और R अभी हमने कितना निकाला? 30। तो 30/30 बराबर 1। तो विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड नंबर में पूछा गया था कि 10 ओम प्रतिरोध वाला, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध वाला, यहाँ पर देखिए 10 ओम प्रतिरोध वाला का विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए ये तो आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, V2 निकलेगा, यहाँ पर V3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर V1 नहीं होगा, V2 लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर R2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए V2 = IR2, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए V 10 ओम वाला, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध का वोल्ट निकालना है। तो यहाँ पर I का वैल्यू अभी हमने निकाला 1 एम्पियर। ऊपर देखिए यहाँ पर कितना निकाला है? 1 एम्पियर। तो इसको लिख देंगे और R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 लिख देंगे, ये
V2 है, ठीक है, ये V2 है। चलिए अब 10 एकादश हो जाएगा, 10 वोल्ट, यही आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा, दूसरा 10 वोल्ट, आंसर दोनों है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम विवरण और उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, इस नियम का नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। यह बताता है कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए और तर्जनी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करे, मध्यमा धारा की दिशा को इंगित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन समकोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यदि आप इस डायग्राम को बनाने में सक्षम है तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ये डायग्राम बस बना लिए तो आधा नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम है ये। यहाँ पर देखिए अंगूठा यहाँ पर किस चीज़ को दिखा रहा है? बल को, और यहाँ पर तर्जनी क्षेत्र को, और यहाँ पर मध्यमा विद्युत धारा को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा वो 2 नंबरी और 3 नंबरी था। अभी हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबरी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 5 नंबरी क्वेश्चन है, वो सेक्शन डी का है। देखिए 43 से 46 नंबर तक। यहाँ पर देखिए 43 नंबर पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाएं। यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया और दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों को उदाहरण के साथ समझाना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, पहला नंबर हाइड्रोजनीकरण, उसके बाद यहाँ पर डैश दे दीजिएगा। हाइड्रोजनीकरण वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के साथ संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए देखिए, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाना। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या पदार्थ से हाइड्रोजन का त्याग करके नया पदार्थ बनाना ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे से बनी वस्तुओं पर लाल भूरा पाउडर लेपित होता है, ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है लोहा का धातु। तो चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, साबुन और अपमार्जकों की उसकी रचना और कठोर जल में सफाई प्रक्रिया या सफाई क्रिया के आधार पर तुलना करना है। कठोर जल और सफाई क्रिया के आधार पर और उसकी रचना के आधार पर तुलना करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, 5 नंबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही सफाई एजेंट हैं। इन दोनों में संरचना और कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार पर कई अंतर होते हैं। जैसे पहले संरचना को देख लेते हैं हम लोग। देखिए साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वहीं डिटर्जेंट यहाँ पर अपमार्जक को कहा गया है, ठीक है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये संरचना के आधार पर यहाँ पर अंतर हो गया, तुलना हो गया। फिर देखिए कठोर जल में सफाई, देखिए यहाँ पर कठोर जल में सफाई का तुलना करना है। साबुन कठोर जल में सफाई नहीं कर पाते। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ साबुन के अणु प्रतिक्रिया करके एक अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं जिसे मैल कहा जाता है। वहीं डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक कठोर जल में भी मैल नहीं बनाते
और इस तरह कठोर और नरम दोनों तरह के जल में समान रूप से कार्य करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सी नंबर, साइक्लोहेक्सेन की रचना बनाएं। साइक्लोहेक्सेन का रचना बनाना है। देखिए ये सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन 43 नंबर का ही 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए साइक्लोहेक्सेन का हम लोग रचना देखते हैं। यहाँ पर जो आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कार्बन रहेगा और ये साइकिल में रहेगा, इस तरीके से गोल रहेगा। और कार्बन का 4 संयोजकता होता है, इसलिए 4 यहाँ पर बॉन्ड किया हुआ है और बचा हुआ बॉन्ड में हाइड्रोजन से आपको इसको संतृप्त कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन की संरचना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हरे पौधों में पाए जाने वाले पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए। हरे पेड़ पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं बताना है। इस क्रिया का नाम बताना है। इस क्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्रियों की सूची बनाइए। उल्लेखित प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। सबसे पहला, हरे पेड़ पौधे का पोषण बताना है, प्रक्रिया का नाम बताना है और प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है उसको बताना है और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बी नंबर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बी नंबर देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटनाएं लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो प्रक्रिया का जिक्र किया गया है इसके दौरान 3 घटना का नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटना को लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए 44 नंबर का उत्तर, पोषण का प्रकार कैसा है, स्वपोषी। पौधे, हरे पेड़ पौधे का पोषण का प्रकार क्या है, स्वपोषी। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला देखिए, मिट्टी से खनिज लवण चाहिए। मिट्टी से क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए, खनिज। उसके बाद क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और अन्य आवश्यक खनिज चाहिए। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटनाएं, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले 3 घटनाएं। पहला देखिए, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित हो जाता है, सोख लिया जाता है। फिर देखिए दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तथा जल का अपघटन होता है। जल यानी कि H2O का टूटना। जल टूट कर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। ठीक है, 2H+, उसके बाद यहाँ पर O- आयन बन जाएगा। फिर देखिए तीसरा घटना, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बनना। ग्लूकोज में बनना, ग्लूकोज में बनना, ग्लूकोज में बनना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका केमिकल जो इक्वेशन है वो लिखना है। ठीक है, रासायनिक जो समीकरण है वो लिखना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर H2O, जल मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस बनता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और समीकरण को हम लोग चलिए बराबर कर देते हैं। समीकरण को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो
किसका प्रेजेंट में किसके प्रेजेंट में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोफिल। तो उसको भी यहाँ पर लिख देना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बीच में लिख देना है क्लोरोफिल को इस तरीके से, ठीक है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखिए 45 नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहले ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में उसके मान की आधी हो जाती है। वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसी का बी नंबर। देखिए ए नंबर में यहाँ पर देखिए आपका माध्यम 1 यानी कि वायु है। ये वायु ऊपर यहाँ पर लाइन है यानी कि ये वायु है, नीचे कोई भी एक माध्यम है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर किरण आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माध्यम है, माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। इसको हम लोग लंबी इस तरीके से नॉर्मल लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए वायु के अलावा कुछ भी माध्यम रहेगा वो थोड़ा सा सघन ही रहेगा। सघन यानी कि हल्का सा डेंस और होता है कि विरल। सबसे विरल हम लोग वायु को कह सकते हैं। वायु बिल्कुल विरल होता है, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल वायु, ठीक है, विरल। तो यहाँ पर देखिए आपका विरल है और नीचे माध्यम है। तो जब डेंस की ओर आता है प्रकाश तो जो ये एन है, एन की ओर झुक जाता है। देखिए इसको ऐसे होके सीधा आना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाकर ये कैसा हुआ है, ऐसे तो आया पहले, उसके बाद इधर एन की ओर, ये वाला एन है, ये जो आप देख रहे हैं डॉट ये एन है, एन की ओर झुक चुका है। तो ये डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वायु में प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का चाल वायु में। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक जो है वो वायु से माध्यम की ओर इस तरीके से लिखेंगे, पहले वायु उसके बाद इधर माध्यम। अब क्योंकि वायु का तो कांस्टेंट होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है वायु में प्रकाश का चाल, तो उसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे, उसको स्किप कर देंगे, जस्ट लिखेंगे माध्यम में अपवर्तनांक बराबर v1/v2। v1 क्या है आपका? देखिए वायु में प्रकाश का वेग, और v2 क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे v1/v2। अब देखिए v1 का वैल्यू c दिया हुआ है। c क्यों? क्योंकि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए माध्यम 2 में साफ बोला गया है कि आधा हो जाता है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रकाश की चाल वायु में उसके मान की आधी हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधी हो जाती है, इसलिए माध्यम को हम लोग माध्यम में प्रकाश का जो चाल है उसको c/2 लिखेंगे। v2 = c/2। तो यहाँ पर देखिए c/2 इसको सोल्व कर देंगे तो 2 c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे c रहेगा, और यहाँ पर देखिए c कट जाएगा, कांस्टेंट वैसे भी दोनों कट जाएगा, वैल्यू भी रहेगा तो कट ही जाएगा, बराबर 2 आया। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। अतः वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक N2 के पदार्थ से बनी कांच की एक स्लैब, कांच की बनी एक स्लैब को अपवर्तनांक N2 के माध्यम में रखा जाता है। स्लैब पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। कांच के स्लैब से निकलने वाली प्रकाश किरणों का पथ बनाइए। यदि यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन दिया हुआ है, पथ बनाना है यानी कि आरेख खींचना है। सिंपल यहाँ पर एक माध्यम है इस तरीके से और दूसरा माध्यम यहाँ पर है। बोला गया है कि पहला माध्यम को दूसरा माध्यम में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो स्लैब से निकलने वाली प्रकाश किरण का पथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन है N1 > N2 यानी कि N1 जो है वो
ज़्यादा सघन है, सघन है, डेंस है। N2 कम डेंस है, विरल है। ये क्या है? विरल है। सघन विरल आप सभी को समझ में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हवा आपका विरल कह सकते हैं, वायु को विरल कह सकते हैं, विरल। ठीक है। वहीं पर अगर पानी का बात करें तो पानी क्या है? सघन है, यानी कि थोड़ा मतलब डेंस है, ज़्यादा। वायु विरल है। ठीक है। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तीनों कंडीशन को पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन है N1 इज ग्रेटर देन N2, दूसरा है N1 इज इक्वल टू N2 और तीसरा है N1 इज स्मॉलर देन N2। ठीक है। तो देखिए बी का पहला नंबर N1 इज ग्रेटर देन N2। तो यहाँ पर ये जो है, मैं जहाँ पर कलर अभी कर रहा हूँ, ये आपका पूरा ये वाला एरिया N2 का है, ये वाला एरिया N2 का है। ठीक है, N2 का है। और यहाँ पर जो बीच में छोटा सा है, ये आपका N1 का है, N1 का है। बोला गया है N1 ग्रेटर देन N2, यानी कि N1 आपका क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, सघन यानी कि ज़्यादा टाइट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और N2 छोटा दिखाया गया है, यानी कि ये विरल होगा। ठीक है, विरल इस तरीके से। अब देखिए सघन, यहाँ पर बीच में क्या है? N1 यानी कि ये सघन है। सघन से विरल की ओर प्रकाश जाता है तो N जो है नॉर्मल से वो दूर हटता है, N से दूर जाता है, प्रकाश दूर जाता है। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका प्रकाश आ रहा है, इसको सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि N2 आपका विरल है तो ये सीधा ना जाकर ये वाला जो N है उससे दूर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकाश इस तरीके से आ रहा है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सघन है और इधर विरल है, माध्यम बदल रहा है, तो क्योंकि ये विरल है तो नॉर्मल से ये दूर हटेगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं नीचे वाला सघन रहता, ऊपर वाला विरल रहता। ठीक है, मान लेते हैं, तो ये जो है इधर आता, सीधा ना जाकर इधर आता, इधर इस साइड में N की ओर आता, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है। तो चलिए यही डायग्राम सेम टू सेम आप लोगों को बना लेना है। यहाँ पर आपका N1 है, यहाँ पर N2 है। अब बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन। देखिए दोनों बराबर है, N1 इज इक्वल टू N2, यानी कि भले मीडियम जो है वो बदल रहा है, लेकिन मीडियम दोनों सेम है, डेंसिटी दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो जो N है वो N रहेगा ही, लेकिन प्रकाश बिल्कुल सीधा जाएगा, प्रकाश को फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रकाश को अंतर ही नहीं पता चलेगा, सघन विरल कुछ नहीं पता चलेगा, तो वो सीधा चला जाएगा। सिंपल इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर है N1 और ये है आपका बाहर N2। चलिए फिर देखिए तीसरा कंडीशन। अभी N2 छोटा है, यानी कि N2 जो है वो विरल है और N1 आपका सघन है। सघन विरल समझ में आ रहा होगा, जिसे एग्जांपल दे रहा हूँ सघन विरल का। ठीक है। विरल आपका रुई है और सघन आपका लोहा है। सघन बिल्कुल टाइट होता है, एकदम डेंस होता है। विरल रुई है, रुई एकदम सॉफ्ट रहता है, बीच में हवा भरा हुआ रहता है, मतलब खाली जगह रहता है विरल में। सघन में खाली जगह कम रहता है। ठीक है। N1 क्या है? N1 आपका विरल है, विरल से सघन की ओर आ रहा है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सघन की ओर आ रहा है तो ये नॉर्मल N की ओर झुक जाएगा। जस्ट यही डायग्राम आप सभी को बनाना है। ठीक है। और यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ये N1 है, N2 है। आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि N1 जो है, N1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या है? विरल है। और यहीं पर N2 क्या है? सघन। इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने नहीं लिखा है। जब नोट कर रहा था तो ये चीज़ मेरे दिमाग पे नहीं आया था, पर आप लिख सकते हैं सघन विरल। ठीक है। तो यही है आपका डायग्राम, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर देखिए 46 नंबर का नंबर, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए।
आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है और इसका एक लक्षण भी बताना है। तो चलिए फटाफट हम लोग 46 नंबर का आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होती है। थायरोक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है, साथ ही वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है। अब देखिए, आयोडीन की कमी से गोएटर नामक बीमारी होता है, जिसको हिंदी में घेघा भी कहते हैं। घेघा नामक बीमारी या घेघा नामक रोग होता है। इसका एक लक्षण भी लिखना है तो गर्दन फूल जाता है। गर्दन जगह जहाँ पर हमारा गर्दन है वहाँ पर फूल जाता है, इसको घेघा रोग कहते हैं या गोएटर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर देखिए, शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं। शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, शरीर में तंत्रिका आवेग इस तरह से यात्रा करते हैं। शरीर में तंत्रिका आवेग इस प्रकार से यात्रा करते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट सिरे से सूचना मिलने पर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है और विद्युत आवेग पैदा होता है। यह विद्युत आवेग न्यूरॉन कोशिका शरीर तक जाता है। अगर देखिए, कोशिका शरीर से अक्षतंतु के जरिए अक्षतंतु के सिरों तक पहुंचता है। अक्षतंतु के सिरों से रसायन निकलते हैं। ये रसायन सिनेप्स से गुजरते हैं और दूसरे न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। इस तरह न्यूरॉन्स से आवेग दूसरे सेल यानी प्रभावी अंग तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक चित्र है, ये चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यूरॉन सेल है ये, ठीक है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंद्रक है, यहाँ पर द्रुमिका है, द्रुमिका को हम लोग डेंड्राइट्स भी कहते हैं। यहाँ पर तंत्रिकाक्ष है जिसको इंग्लिश में एक्सोन कहते हैं। कोशिकाएं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, कोशिका का यहाँ पर सीरा, अंतिम सीरा है। कोशिका तंत्र का या कोशिका का या तंत्रिका का अंतिम सीरा, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइनेप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और में क्वेश्चन है पहला नंबर, न्यूरॉन की संरचना बताएं और उस पर निम्नलिखित को लेबल करें। न्यूरॉन का संरचना बनाना है, न्यूरॉन का संरचना बनाना है और उसमें डेंड्राइट्स यानी कि द्रुमिका, कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं और नाभिक यानी कि केंद्रक और एक्सोन को बताना है क्या क्या है। तो अभी हमने जो देखा यहाँ पर कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इसी को बनाना है सेम। और जो लेबलिंग किया हुआ है सब को आपको लिखना पड़ेगा। केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, कोशिकाएं और तंत्रिका का अंतिम सिरा पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को सेम बना लेना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, बी नंबर है, न्यूरॉन के भागों का नाम बताइए। अब यहाँ पर न्यूरॉन के भागों का नाम बताना है। पहला देखिए, जहाँ सूचना प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। द्रुमिका यहाँ पर देखिए, इसको आपको लिख देना है। हिंदी में द्रुमिका बोलते हैं, इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं। आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, द्रुमिका। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना रहेगा तो डेंड्राइट्स आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन, इंग्लिश में एक्सोन इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में भी आप एक्सोन ही लिख लीजिएगा इस तरीके से, एक्सोन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक्सोन। तो सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोन। फिर देखिए तीसरा नंबर, जहाँ इस आवेग को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित
किया जाता है या किया जाना चाहिए, किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनेप्स। साइनेप्स, साइनेप्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइनेप्स। इंग्लिश में यहाँ पर SYNAPNAPSE, साइनेप्स, साइनेप्स। इसको हिंदी में लिखना रहेगा तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं साइनेप्स, 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 इस तरीके से साइनेप्स। सिंपल, याद कर लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए यहाँ पर चौथा नंबर देखिए, न्यूरोम स्क्यूलर यानी न्यूरोम स्क्यूलर जंक्शन, जिसको हिंदी में तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं, को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूरोम मस्कुलर जंक्शन को परिभाषित करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार देखिए, तंत्रिका पेशी संधि वह सिनेप्स है जहां मोटर न्यूरॉन का तंत्रिका टर्मिनल कंकाल की मांसपेशी फाइबर की झिल्ली से मिलता है, जिससे विद्युत आवेगों को मांसपेशी क्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। मतलब बहुत सिंपल है, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका मतलब तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, इस तरीके से तंत्रिका कोशिका है आपका, इस तरीके से तंत्रिका कोशिका है। और यहाँ पर भी आपका ये जो है वो साइनेप्स है, ठीक है, इस तरीके से बीच में एक जोन है यहाँ पर, ये है। तो इधर जो पैर है, इसका पैर है वो मांसपेशी के साथ अटैच होगा, तब तो कनेक्शन बन पाएगा। तो वह सिनेप्स जो मांसपेशी के साथ जुड़ा रहता है उसी संधि को बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। पेशी और तंत्रिका का संधि को तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं। सिंपल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सो फाइनली आप लोगों का सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन जबरदस्त हो सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों के लिए मैं और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देखिए। और इस बार आप सभी को 99 का टारगेट लेना है। देखिए मॉडल सेट देखकर तो लग रहा है कि इस बार बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबरदस्त हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को इसी प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा। मॉडल क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिए और PYQ भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।